बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत काली थी, इसीलिए मेरा कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, इसीलिए डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर बोली, तुम्हें वाइटनिंग इंजेक्शन की ज़रूरत है, तुम उससे गोरी चिट्टी हो जाओगी। मैं खुशी खुशी मान गई। अब मैं हर रोज़ डॉक्टर के पास चली जाती और वो मुझे इंजेक्शन लगा देती, जिसकी वजह से मुझे नींद आ जाती। जब मैं नींद से बेदार होती तो मैं सजी सजाई होती कि खुद को पहचान भी ना पाती। डॉक्टर बोली, ये सब वाइटनिंग इंजेक्शन का कमाल है। लेकिन मुझे डॉक्टर पर शक हो गया, इसलिए एक दिन मैंने छुपकर कैमरा लगा दिया। मगर जैसे ही वीडियो देखी तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वीडियो में तो मेरी भाभी मेरे पास आकर बैठ गई और प्यार से बोली, अनाबिया तैयार हो जाना, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो चुकी थी, क्योंकि मुझे शादी का बहुत शौक था। ये शौक दिल में क्यों पैदा हुआ, इसकी वजह यह थी कि मेरी साथ की तमाम लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अपनी काली रंगत की वजह से बार बार मात खा जाती थी। जब भी कोई रिश्ते वाले मुझे देखने आते तो ये कह जाते कि लड़की जरा पक्की रंगत की है। बच्चे तो अपने वालिदैन पर ही जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे पोते पोतियां स्याह रंगत के मालिक हों। मैं ये बात सुनकर दिल ही दिल में तड़पती रहती थी। इसलिए आज भाभी ने मुझे रिश्ते का बताया तो मैंने जल्दी से ब्लीच क्रीम तैयार की और वो लगाने बैठ गई। मगर उसने भी कोई खास आसरा नहीं दिया, तो मैं भाभी के पास जाकर बैठ गई और बोली, भाभी मेरे चेहरे का अच्छा सा मेकअप कर दें ताकि मेरी ये स्याह रंगत कहीं छुप जाए। भाभी ने प्यार से मेरा हाथ सहलाया और बोली, अनाबिया ये सब सोचकर तुम खुद को अजियत मत दिया करो। ये लोग जो तुम्हें रिजेक्ट करके जाते हैं ना, दरअसल ये तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। जो रिश्ता तुम्हारे हक में बेहतर होगा वो तुम्हें पलक झपकते ही पसंद कर जाएगा और तुम हैरान हो जाओगी कि यूं भी काम बन जाया करते हैं। भाभी की इन किताबी बातों पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसीलिए मैं बजिद रही कि मेकअप के जरिए मेरी स्याह रंगत छुपा दें। भाभी को भी मेरी जिद के आगे हथियार डालने ही पड़े थे, इसलिए उन्होंने मेरा मेकअप कर दिया था। थोड़ी देर बाद ही मुझे लड़के वाले देखने आ गए थे। जब मुझे बुलाया गया तो मैं शर्माती हुई चाय की ट्रे लेकर कमरे में चली गई। लड़के की वालदा मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, हाय हाय ये कैसी लड़की है जो यूं बन संवर कर हमारे सामने आ गई है। मेरा दिल अंदर ही अंदर कुचला गया था। मैं जान गई थी कि इस बार भी इनकार हो जाएगा। वो औरत मेरी अम्मी से कहने लगी, बहन नाराज मत होना, मगर मुझे तो घरेलू किस्म की लड़की चाहिए जो शादी के बाद हमारे काम तो आए। हमने ऐसी लड़की क्या करनी है जो सुबह सवेरे ही मुंह पर मेकअप मलकर बैठ जाए। मेरी अम्मी मुझे गुस्से से घूरने लगी थी। वो बोली, नहीं नहीं बहन, मेरी बेटी मेकअप की बिल्कुल भी शौकीन नहीं है, आज न जाने क्यों इतना तैयार हो गई है। मैं डर गई थी कि इन मेहमानों के जाने के बाद मेरी खैर नहीं है। वो औरत माजरत करके आगे बढ़ गई, जबकि उसके साथ बैठी लड़की गालिबन उसकी कोई रिश्तेदार थी। वो भी अम्मी के तेवर भांप चुकी थी, इसीलिए रुककर बोली, आंटी जी आप अनाबिया पर गुस्सा हरगिज मत कीजिएगा कि इसके बनने संवरने की वजह से ये रिश्ता रिजेक्ट हुआ है। बात तो यह है कि मेरी आंटी को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता। किसी लड़की में कोई ऐप नजर आ जाता है तो किसी में कोई। अभी पिछले घर में जो रिश्ता देख कर आए हैं वो इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आंटी का कहना था कि लड़की बहुत सादा है, उसे कम से कम लिपस्टिक तो लगा लेनी चाहिए थी ना। उस लड़की की बात सुनकर अम्मी हंसती थी और मेरे दिल से भी बोझ सरक गया था। मैं उसके साथ चल पड़ी ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। वो बोली, अनाबिया तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। जैसे ही मेरी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हुआ मैं तुम लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगी। मैंने जल्दी जल्दी से सदफ को नंबर दे दिया था। वो भागती हुई गेट से बाहर निकल गई कि मुझे और देर हो गई तो आंटी मुझे यहीं छोड़कर चली जाएंगी। सदफ की बातें सुनकर मेरा दिल हल्का फुल्का सा हो गया था। आज मैं गमजदा नहीं हुई थी। पहले तो जब मुझे कोई रिश्ता देखने वाले रिजेक्ट करके जाते थे तो मैं दो दो दिन तक खाना भी नहीं खाती थी, जबकि आज तो मुझे जरा सा भी मलाल नहीं गुजरा था। मैं सोचने लगी थी कि काश हमारे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग ही गुफ्तार के इतने अच्छे हो जाएं कि उनसे मिलकर चंद लम्हों के लिए इंसान अपने दुखों को ही भूल जाए। अम्मी ने भी मेरे साथ उस रिश्ते के मुतालिक कोई बात नहीं की थी। रात हुई तो मुझे सदफ की कॉल आ गई थी। इधर उधर की बातों के बाद वो बोली, अनाबिया अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। मैं बोली, मुझे लोग मेरी स्याह रंगत के बायस ठुकरा जाते हैं। वो बोली, ये कैसी बात हुई, स्याह रंगत में तो बहुत खूबसूरती होती है। मैं रोने लगी थी और बोली, सदफ ये खूबसूरती सिर्फ तुम्हें ही नजर आती है, आज तक किसी रिश्ते वाले को तो नजर नहीं आई। मेरे रिश्तेदारों ने भी आपस में रिश्ते तय कर लिए और मुझे पूछा तक नहीं। मेरे अब्बू ये गम अपने दिल पर लेकर मर गए कि भरी बिरादरी में किसी ने ये नहीं सोचा
कि कमाल की बेटी ब्याहने वाली रहती है। एक घर से 3-3 लड़कियां लेने के बजाय क्यों ना एक बेटी कमाल की भी ले ले। सदफ, तुम यकीन करो, मैंने कोई क्रीम नहीं छोड़ी जो इस्तेमाल न की हो, मगर न जाने कोई चीज, कोई टोटका मुझ पर असर क्यों नहीं करता। सदफ मेरी बातें सुनकर बोली, अगर तुम्हें गोरी रंगत का इतना ही शौक है तो फिर तुम किसी डॉक्टर के पास क्यों न गई। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी और बोली, डॉक्टर के पास? वो क्यों? डॉक्टर मेरी रंगत के लिए क्या कर लेगा? सदफ बोली, ये तो बड़ी हैरत की बात है। आज तक तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं कि डॉक्टर के पास जाकर रंगत तब्दील करवाई जा सकती है। कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। मैं शदीद हैरत में मुब्तला थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा मसला काबिल हल है। मैं सुबह अम्मी से बोली कि मैं अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ। अम्मी ने आज तक मुझ पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी कि घर में रह रहकर मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगी। मैं घर से बाहर निकली तो कुछ फासले पर सदफ की गाड़ी खड़ी थी। वो मुझे अपने साथ एक अस्पताल में ले गई थी। मैंने देखा कि वहां बड़ी प्यारी प्यारी सी लड़कियां भी मौजूद थी। मैं सदफ से बोली, ये दूधिया रंग की लड़कियां ये डॉक्टर के पास क्या करने आई हैं? सदफ बोली, इनमें से कुछ लड़कियां अपनी नाक की तो कुछ होंठों की सर्जरी करवाने आई हैं। आजकल के लोगों ने ब्यूटी स्टैंडर्ड इस तरह के बना दिए हैं कि कोई भी इंसान अपने चेहरे से खुश नजर नहीं आता। हर किसी को खुद में कोई ना कोई खामी लाजमी नजर आती है। मैं सदफ की बातें सुनकर अफसुर्दा हो गई थी कि दुनिया कहां से कहां जा पहुंची है। सदफ मुझे बेंच पर बिठाकर खुद डॉक्टर के कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही वो वापस आ गई और बोली, आ जाओ, डॉक्टर तुम्हें चेक करना चाहती हैं। मैं जल्दी से उठकर डॉक्टर के कमरे में चली गई तो उसका कमरा देखकर हैरान रह गई थी। उसका कमरा कहीं से भी एक डॉक्टर का कमरा नहीं लग रहा था और खुद वो औरत भी डॉक्टरनी नहीं लग रही थी। मैं सदफ के कान में बोली, ये कैसी डॉक्टर है? सदफ मेरी बात सुनकर हंस दी और डॉक्टर से बोली, देखिए आपकी भोली भाली क्लाइंट क्या पूछ रही है कि ये कैसी डॉक्टर है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुरा दी और नरमी से बोली, अनाबिया, मैं कोई आम डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं तो कॉस्मेटिक सर्जन हूं। लोगों से इतनी भारी भारी फीस इसीलिए वसूल करती हूं कि उन्हें अच्छा महसूस करवाऊं। इसीलिए मैंने यहाँ ऐसा सेटअप कर रखा है। मुझे सदफ बता रही थी कि आप अपनी रंगत सफेद करना चाहती हैं, तो इसका मेरे पास एक ही हल है, आपको व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाऊंगी। मुझे उन इंजेक्शंस के बारे में इल्म था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि कई अदाकार भी ये इंजेक्शंस लगवाकर गोरे चिट्टे हो चुके हैं। मैंने हामी भर दी थी और बोली, आपकी फीस कितनी होगी? वो मुस्कुराकर बोली, आप सदफ के रेफरेंस से आई हैं, इसलिए आप फीस की फिक्र न करें, मैं आपके साथ हर मुमकिन ताउन करूंगी। मैं उसकी बात सुनकर बेइंतहा खुश हो गई थी। डॉक्टर बोली, ये काम आज से ही शुरू होगा। मैंने हामी भर ली। डॉक्टर ने मुझे एक सीट पर बिठा दिया और मुझे इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर बाद मेरी पलकें भारी होने लगी और मुझे कुछ भी पता न चला और मैं सो गई। न जाने कितने घंटे बाद मेरी आंख खुली थी। मैं जब जागी तो मैंने खुद को बिल्कुल बदला हुआ पाया था। मेरे चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप किया गया था, मगर मुझे बहुत भारी ज्वेलरी और लिबास पहनाया हुआ था। मैं एकदम से खौफजदा हो गई और बोली, डॉक्टर, ये सब क्या है? वो मुझे होश में आता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, फिक्र की बात नहीं है, मैंने सदफ से इजाजत ले ली थी आपके मेकअप की। मैंने उसे कह दिया है कि मैं आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त करूंगी, मगर मुझे आपके चेहरे पर मेकअप सीखने की इजाजत दे दी जाए। अब आप फीस की बिल्कुल भी फिक्र न करें। मैं परेशान सी डॉक्टर को देखती रह गई। तब वो बोली, हनाबिया, अब आप परेशान मत हो, मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का मेकअप इस्तेमाल किया है, आपके चेहरे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने सर हिला दिया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धो लूं और लिबास तब्दील कर लूं। मैं मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो सदफ मेरे इंतजार में ही खड़ी थी। वो बोली, अनाबिया, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा ये सारा इलाज मुफ्त में करेगी, बस तुम्हारे चेहरे पर इसने मेकअप ही तो सीखना है। सदफ की बातें सुनकर मैं पुरसुकून हो चुकी थी, क्योंकि मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा था। मैं घर पहुंची तो निढाल सी थी। अम्मी भी बहुत परेशान थी। कहने लगी, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हारी हर सहेली को कॉल की, मगर तुम तो किसी के घर भी नहीं थी। मैंने अम्मी को सच बता दिया कि मैं सदफ के साथ गई थी। अम्मी का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। वो बोली, जाने से पहले बताकर तो जाती। मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरे जिस्म में बहुत दर्द था, जोर जोर दर्द कर रहा था। नींद भी बार बार आ रही थी। अगले दिन मैं फिर से सदफ के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। हैरत की बात यह थी कि मैं जैसे ही डॉक्टर के पास जाती, वो अपने सब मरीज छोड़कर पहले मुझे ही चेक करती थी। आज फिर उसने इंजेक्शन लगाया तो मैं सो गई थी। आज जब मेरी आंख खुली तो मेरी खौफ से चीख निकल गई थी।
क्योंकि मेरे चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। मेरी हालत देखकर डॉक्टर हंस दी और बोली, ये मेकअप है, सचमुच के जख्म नहीं है। जाओ जाकर अपना मुंह धो लो। मैंने अपना मुंह धोया तो निशानात खत्म हो चुके थे। मुझे 2 वाइटनिंग इंजेक्शन लग चुके थे, मगर अभी तक जरा भी मेरी रंग में फर्क नहीं पड़ा था। तीसरे दिन भी मुझे इंजेक्शन लगाया तो मैं सो गई, मगर नींद में मुझे किसी मर्द की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई मर्द मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आकर बोल रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो खौफ से दिल बंद होने लगा था, क्योंकि सच में एक आदमी मेरे पास खड़ा मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। उसके बाद फिर से मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी आंखें खुल जाएं, मगर मैं नाकाम रही। तकरीबन 3-4 घंटे बाद मेरी आंख खुली तो आज फिर से मेरे चेहरे पर मेकअप लगा हुआ और मैंने बहुत से जेवरात पहन रखे थे। मैं जैसे ही होश में आई तो डॉक्टर बोली, अनाबिया, व्हाइटनिंग इंजेक्शन बहुत सख्त होते हैं, इसीलिए तुम सो जाती हो। तुम्हें मालूम है क्या, इन इंजेक्शंस की वजह से हेलुसिनेशन भी होती है। मेरा मतलब है कि बंद आंखों से चेहरे भी नजर आते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं होते। ऐसी किसी सूरत हाल में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग की खुराफात है। अच्छा, अब तुम जाकर अपना चेहरा धो लो। मैं बाथरूम में चली गई और सोचने लगी कि डॉक्टर ने ये बात मुझे पहले दिन क्यों नहीं बताई थी। उसने आज ही क्यों बताया, जब मुझे एक मर्द का चेहरा नजर आया था। फिर ख्याल आया कि शायद ये चेहरे वगैरह नजर आना ट्रीटमेंट के दूसरे तीसरे दिन शुरू होते होंगे। मैं मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई तो सदफ मेरी मुंतजिर खड़ी थी। वो मुझे देखते ही बोली, आज का सेशन कैसा रहा? मैं बोली, अच्छा रहा। तभी मेरी नजर शीशे के पार खड़े एक मर्द पर पड़ी तो उसे देखकर मैं गंग हो गई थी, क्योंकि ये तो वही शख्स था जिसका चेहरा आज मुझे नींद में नजर आया था। सदफ ने मेरी नजरों के ताकुब में देखा तो वो एकदम से घबरा गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए बाहर ले गई थी। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था ना, यकीनन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैं थकी सी घर पहुंची तो भाभी बोली, अब अनाबिया, तुम ये रोज रोज कहाँ जाती हो? मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए बरहम मिजाज में बोली, आपको इल्म तो है ना, मैं सदफ के साथ जाती हूँ। भाभी मुस्कुराकर बोली, हाँ नाबिया, मुझे पता है कि तुम सदफ के साथ जाती हो, मगर कहाँ जाती हो? मुझे भाभी से इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं थी, इसीलिए गड़बड़ा गई और बोली, उसके घर जाती हूँ। तब भाभी नरमी से बोली, अनाबिया, सदफ तुम्हारी बचपन की दोस्त नहीं है, इसीलिए रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं है। तुम कभी किसी सहेली के घर चली जाया करो तो कभी किसी सहेली के। मैं बोली, भाभी, मेरी रंगत में कुछ तब्दीली आई है क्या? भाभी बोली, हाँ, तुम पहले से ज्यादा पीली पड़ चुकी हो। मैंने कभी तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के नहीं देखे, अब तो वो भी बढ़ चुके हैं। तुम हर वक्त थकी थकी से रहती हो, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे सच सच बताओ, सदफ के घर तुम क्या करती हो? मैं भाभी की बातें सुनकर सख्त परेशान हो गई थी। मैं बोली, भाभी, भाभी, मैं कुछ भी नहीं, बस बातें करती हूँ। इतना कहकर मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने शीशा उठाकर देखा तो मुझे भाभी की बातें सच मालूम हुई थी। वाकई मेरी आंखों के तले हल्के पड़ चुके थे। मुझ पर खौफ तारी हो चुका था कि न जाने अस्पताल में मेरे साथ क्या होता रहा है। और फिर वो मर्द, ये सब सोच सोचकर मैं रोने लगी थी। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। अजीब सी सूरत हाल थी। अगले दिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं इंजेक्शन लगवाने नहीं जाऊंगी, इसीलिए मैंने सदफ को फोन करके कह दिया था और वो बोली कि ठीक है, अगर आज तबीयत ठीक नहीं है तो कल चली चलना। मैं उसका फोन रखकर फिर से सो चुकी थी, क्योंकि आजकल मुझे बहुत नींद आती थी। अभी घंटा ही हुआ था कि सदफ हमारे घर चली आई थी। वो बोली, अनाबिया, मेरे साथ चलो, मुझे डॉक्टर की कॉल आई थी कि अगर आज तुम ना आई तो इंजेक्शन तुम पर मनफी तौर पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसीलिए एक भी नागा नहीं करना। तुम जानती हो ना, तुम मेरे तवस्सुत से उस डॉक्टर के पास गई थी, इसीलिए वो तुम्हारे लिए इतनी फिक्रमंद है। तुम आम क्लाइंट होती तो कभी वो यूं फोन करके तुम्हें ना बुलाती। अब जल्दी से उठो और मेरे साथ चलो। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, शायद सच में वो डॉक्टर बहुत अच्छी हो और मैं बिला वजह उस पर शक कर रही हूँ। मैंने खुद को मलामत किया कि मैं क्यों बिला वजह ये सोच रही हूँ। इसीलिए मैंने सदफ से कहा, तुम बैठो जरा, मैं कपड़े तब्दील कर लूँ। मगर तब तक मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था और मैं चाहने के बावजूद भी अपने दिल से खौफ दूर नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि आज मैं अपने बैग में एक कैमरा रख कर ले जाती हूँ, फिर जो कुछ वहां होगा उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर तो ये सब मेरा वहम हुआ तो मेरे दिल से खौफ निकल जाएगा। इसीलिए मैंने जल्दी से बैग के आगे एक नन्हा सा सुराख किया और कमाल महारत से उसमें कैमरा रखकर अपने साथ ले गई थी। डॉक्टर मुझे देखकर बेइंतहा खुश हुई और बोली, जल्दी से कुर्सी पर बैठ जाओ ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैं कुर्सी पर बैठ गई तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। मैं सो गई।
जब आंख खुली तो हमेशा की तरह मेरे चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था। मैंने उठकर मुंह धोया और अपना बैग लेकर घर चली आई थी। मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था कि न जाने आज कैमरे की आंख में क्या महफूज हुआ होगा। दरअसल मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैमरे को हाथ लगा पाती। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार मैंने बहुत हिम्मत की और कैमरा निकालकर लैपटॉप को सेट करके बैठ गई। उसमें साफ देखा जा सकता था कि डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया और मैं बातें करती करती सो गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर ने किसी को फोन किया और 3-4 आदमी कमरे में दाखिल हो गए। इसमें वो आदमी भी मौजूद था जिसको मैंने ग़ुनूदगी में देखा था। वही आदमी मेरी जानिब बढ़ा। इतनी ही देर में मेरे कमरे का दरवाजा धाड़ की आवाज से खुल गया था। भाई ने कमरे में आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। वो बोले, तुम हम लोगों की दी गई आजादी का ये फायदा उठाती रही हो। भाई ने मेरे सामने मेरी तस्वीर फेंक दी थी। उन तस्वीर में मेरे स्याह रंग को मजीद गहरा करके दिखाया गया था और साथ ही साथ भारी ज्वेलरी और लहंगा वगैरह पहनाकर मेरा ब्राइडल फोटोशूट किया गया था। मैं ये सब देखकर धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। मैं बोली, भैया मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये सब होता है। मैं तो घर वालों से छुपकर व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी जान मेरी इस काली चमड़ी से छूट जाए। मुझे क्या इल्म था कि सदफ मेरी मासूमियत का इस तरह से फायदा उठाएगी। मैंने लैपटॉप भाई के सामने कर दिया था। उसमें मेरी बेगुनाही का सबूत था। मैं तो बेहोश पड़ी थी और वो सब लोग मेरी तस्वीरें बना रहे थे। भाई ने तो अपना सर हाथों में गिरा लिया था। फिर उन्होंने जल्दी से मोबाइल उठाकर अपने वकील दोस्त को फोन किया था। उसने मशवरा दिया कि हम तीनों मिलकर डॉक्टर के दफ्तर जाते हैं। अगले दिन जब सदफ मुझे लेने आई तो मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। भाई और वकील हमारे पीछे पीछे आ गए थे। जब मुझे वो लोग बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगे तो भाई कमरे में आ गए। डॉक्टर भाई और वकील को देखकर खौफजदा हो चुकी थी। भाई बोले, डॉक्टर अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगी। वो डॉक्टर बोली, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बल्कि मैं तो डिजाइनर हूं। फिर उसने बताया कि सदफ मेरे साथ काम करती है। हमने नए नए लहंगे डिजाइन किए थे। उसके लिए हमें एक सियाह मॉडल की जरूरत थी। इसलिए जब सदफ ने अनाबिया को देखा तो उसके साथ दोस्ती गांठ ली और धोखे से उसे यहां ले आई। इस सब में सारा कसूर सदफ का है। वकील बोला, मैडम आप भी शामिल जुर्म हैं, इसलिए आपका ब्रांड भी खत्म करवाऊंगा और आपको जेल में चक्की भी बिसवाऊंगा। सदफ भी कमरे में आ चुकी थी। वो भी सख्त परेशान हो चुकी थी। इसीलिए बोली, हम मुफाहमत की तरफ चलते हैं। हम मॉडल को उसके काम का मुआवजा देने को तैयार हैं। तब मैं बोली, सदफ मैं मॉडल नहीं हूं, मैं तुम लोगों को सारे जहां में रुसवा कर दूंगी। तब डिजाइनर बोली, हम आपकी तस्वीर इंटरनेट से हटाने के लिए भी तैयार हैं और आपकी जो दिल आजारी हुई है उसके लिए भी पे करने को तैयार हैं। भाई बोले, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया और कहा कि मुझे ये डील मंजूर है। भाई हक्का बक्का रह गए थे, मगर मैंने इस डील पर साइन कर दिए। मेरी तमाम तस्वीर इंटरनेट से हटा दी गई थी और मैंने उनसे 30 लाख रुपए वसूल कर लिए थे। भाई हैरान थे। वो बोले, अनाबिया तुम इन पैसों का क्या करोगी? तब मैं रोते हुए बोली, भैया अल्लाह ने हम सबको एक ही जिंदगी दी है। इसी एक जिंदगी में हम सब ने बहुत कुछ करना होता है। फिर इस माशरे के लोग बेटियों को अच्छे रिश्ते के इंतजार में क्यों बिठा देते हैं? क्या हम सिर्फ ब्याही जाने के लिए पैदा की जाती हैं? मैं मानती हूँ कि शादी एक बहुत अच्छा और पाक रिश्ता है, मगर इस रिश्ते को बनाने के लिए लड़कियों को 100 बार रिजेक्ट क्यों होना पड़े? मैं इन पैसों से बैरूने मुल्क जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करके इस मुल्क में वापस आकर यहाँ के लोगों की खिदमत करूंगी। इस दौरान अच्छा रिश्ता मिल गया तो शादी भी कर लूंगी। भैया शादी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है कि शादी ना हुई तो लड़की को कुछ और करने की इजाजत ही नहीं। मेरी बातें सुनकर भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मेरे सर पर बोसा दिया और बोले, अनाबिया मैं इस कार्य खैर में तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, जहां मुझे काली रंगत का भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।